हेलो बच्चों। बच्चों देखिए, नीट 2024 का पेपर 5 मई को आपका हो गया है और आपके अंदर ये बहुत एक्साइटमेंट है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए ओझास क्लासेस की टीम आपके समक्ष बैठी हुई है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बॉटनी का मैं खुद पढ़ाता हूँ, और जूलॉजी में आरिफ सर, ये आपको पूरा एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ बताएंगे कि एग्जैक्टली कितने मार्क्स होने चाहिए कि एक मिनिमम मार्क्स पे जिससे बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो आप बिल्कुल, जो आप लोग बहुत दिनों से, कल से आप लोग परेशान होंगे एग्जैक्ट कट ऑफ जानने को लेके, उसको हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले मैं विमल सर से बोलूँगा फिजिक्स के बारे में बताएं कि फिजिक्स में सर पेपर कैसा रहा लास्ट ईयर कंपैरिजन में, और इस बार मिनिमम कितने मार्क्स फिजिक्स में होने चाहिए, जिससे वजह से जिसमें नीट में सिलेक्शन के लिए फिजिक्स में कम से कम कितने मार्क्स को सिलेक्शन ना रोके। सर आप बताइए सर, विमल सर। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों ने पेपर दिया और ये भी देखा होगा कि पेपर काफ़ी ज़्यादा पिछले साल के कंपैरिजन में इजी था। फिजिक्स की जहाँ तक हम लोग बात करें तो फिजिक्स में पेपर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मोर और लेस पिछले साल जैसा ही था, लेकिन थोड़ा इजी, मैं बोलूँगा इजी की साइड में ज़्यादा था। एक्चुअली में लास्ट ईयर जैसे मैकेनिक्स में 2023 में 16 क्वेश्चन आए थे और इस बार 2024 में 15 क्वेश्चन आए हैं। उनका नेचर कैलकुलेटिव नहीं था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं थी। 90% पेपर ऐसा था जो आसान था। थर्मोडायनेमिक्स में पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे, इस बार थर्मोडायनेमिक्स में 3 क्वेश्चन थे और तीनों का नेचर इजी था बहुत ज़्यादा। लॉजिक गेट में मुझे लगता है सर दो क्वेश्चन लॉजिक गेट से आ गए थे। हाँ, लॉजिक गेट्स पे ट्रुथ टेबल पे आए हुए थे, और जो बच्चों ने ट्रुथ टेबल, अगर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डायरेक्टली ए और बी 2 इनपुट दिया और ये बी उसका बी बार का उन्होंने बी नेगेशन का पूछ लिया। मॉडर्न फिजिक्स का भी रोल मेरे ख्याल से इस बार ज़्यादा रहा है। मॉडर्न फिजिक्स का रोल बहुत अच्छा खासा था। एसएचएम और वेव्स के भी जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली वैल्यूज़ के ऊपर ही बेस्ड थे, मतलब आप वैल्यूज़ पुटअप करो, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें लेंथी कैलकुलेशन थी, और वो लेंथी कैलकुलेशन, आपकी अगर कैलकुलेशन वीक होगी तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता, अदरवाइज नेचर आसान था, कैलकुलेशन की वजह से थोड़ा लेंथी था। सर एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम पे मतलब इन्होंने सिलेबस में नहीं दिया था, सुनने साथ एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो आया था नहीं, इस बार जैसे एक क्वेश्चन था उनका निडल के रोटेशन का, जो वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर के ऊपर बेस्ड था, T = 2π√I/mb। इस पे एक न्यूमेरिकल आया था और एक न्यूमेरिकल रेडियो एक्टिविटी के डीके पे था, जिसमें अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स के रेडिएशन पे था। लेकिन वो बच्चों का, चूँकि आप केमिस्ट्री में भी करते हो और फिजिक्स में भी वो जो निकाले थे पार्टिकल्स निकलते हैं, वो भी ईजी था, कोई ऐसा नहीं था कि वो बहुत आउट ऑफ सिलेबस है। एक क्वेश्चन जहाँ तक मैं मानता हूँ जो जिसमें टाइम पीरियड दिया हुआ था वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर का, इन पर्टिकुलर 2π√I/mb, उस पर कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, और जहाँ पे उसका रोटेशन और टॉर्क जो सिलेबस के बाहर है नहीं, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं गया एज जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वैसे ही एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर भी होता है, तो वो नहीं कराया होगा, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ऑप्टिक्स में आप देखिए, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन भी बिल्कुल बहुत सिंपल और ईजी थे। मॉडर्न फिजिक्स में इस बार 9 क्वेश्चन थे और उनका नेचर बहुत सिंपल था। लॉजिक गेट्स पे ही उन्होंने अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। आपने ये भी देखा जैसे जो आपकी E = h/ν वैल्यूज़ थे, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स एनर्जी पे सारी वैल्यूज सिंपल थी, और जो लैम्डा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ और एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, ग्राफ बनवाया हुआ था 1/λ² एनर्जी के ऊपर। तो वो सब चीज़ें में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था। और मैं ये मानता हूँ कि इस पेपर में जो मिनिमम बच्चा स्कोर करेगा, जिसका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, वो कम से कम 130 नंबर 130 मार्क्स स्कोर करेगा, तो उसका सिलेक्शन नहीं रुकेगा फिजिक्स की वजह से। मिनिमम 130 प्लस मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम 130 प्लस मार्क्स फिजिक्स में होने चाहिए, ऐसा मेरा इवैल्यूएशन है। और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनके मिनिमम 130 नंबर आने चाहिए। केमिस्ट्री में सर, एसपी सर आप बताइए कि केमिस्ट्री का जो पेपर था वो पिछली बार के कंपैरिजन में कैसा था, और फिजिकल जैसे बच्चे बोल रहे थे, मैंने सेंटर में बच्चों से पूछा तो बता रहे थे कि फिजिकल उनको थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन जब पेपर को हम लोगों ने बाद में देखा तो मुझे लगा शायद फॉर्मूला बेस ज़्यादा थी, ऐसा था कि सर फिजिकल में। तो आप बताइए सर, फिजिकल में लास्ट ईयर कंपैरिजन में क्योंकि बच्चा फिजिकल पैनिक करता है। देखिए बच्चों, क्या है कि फिजिकल का जो पेपर आप देखिए, पूरी केमिस्ट्री की बात करिए, फिजिकल एक यूनिट को लेके हम लोग क्यों डिस्कशन में रखेंगे, लेकिन अगर हम पूरी यूनिट की बात करते हैं, पूरी केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक का भी पेपर ऐसा आया है जो कि आप अगर एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एलेबोरेटेड तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, तो आपने 100% उसको जरूर सही किया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी क्लास में कराए, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने जो क्वेश्चंस में नोट्स में लिखवा रखे हैं, वही सेम एज इट इज क्वेश्चन आया है।
एक दो क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपने देखा होगा, एक दो क्वेश्चन आया जिसमें कॉपर सल्फेट के साथ है, उसमें करंट आपको गिवन है, वो बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, सब लोगों ने किया है इसमें। एक दो क्वेश्चन वाटर के साथ का आया, मैचिंग कॉलम में क्वेश्चन रहा है, तो क्वेश्चन बहुत इजी नहीं रहा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन ये ऐसा जरूर रहा कि जो फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू में कि आप अगर इसको अच्छे से फॉर्मूले में लेके रखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल हम लोग बात करते हैं कि एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है, तो ये 100% एक आपको एनसीईआरटी में फॉलो करना पड़ेगा। आप पूरी तरीके बायोलॉजी का एनसीईआरटी से बन रहा है, chemistry पूरा का पेपर, पूरा पेपर, पूरा का biology पूरा और physics में मतलब सेम पेपर यही जा रहा है। एनसीईआरटी पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, लेकिन Strictly जा रहा है। वैल्यूज चेंज होती हैं तो हाँ, डिजिट्स का डिफरेंस जरूर है, कॉन्सेप्ट नहीं, डिजिट्स का Concept डिफरेंस पूरा तो है, NCERT है। डिजिट्स का डिफरेंस आ रहा है। जैसे हम लोगों के पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम के भी 2-3 क्वेश्चन मिले, जहां से ये भी सवाल आया कि भाई ये क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का, लेकिन डिजिट्स नहीं मैच करती हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहा है, उसमें भी डिजिट मैच नहीं करता, कुछ एक क्वेश्चन में मैच भी करता है। फिजिकल का एक केमिकल काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन आया जो क्वाड्रपल किया जा रहा है, टेम्परेचर राइज करते हैं, और ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन, केवल डिजिट्स बदल दी गई हैं। तो सारे सवाल ऐसे आ गए अपने पास जो हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। मिनिमम कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम जो एक बच्चा सर जो ऐसा है कि जिसका सिलेक्शन 100% हो जाना चाहिए, उसके लिए कट ऑफ जो जाना चाहिए, मिनिमम स्कोर जो उसको केमिस्ट्री में लाने की इंपॉर्टेंस रहता है, वो 150 जरूर आएगा। 150 जरूर आएगा इसमें, 145 150 इस बीच में उसका मेरिट जरूर जाएगा। और इसके बाद वो सेफ जोन में, मतलब फिर उसके साथ रिस्क नहीं है, यहाँ से केमिस्ट्री को लेके कोई रिस्क नहीं रह जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर कैसी रही लास्ट ईयर के? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पूरा का पूरा बैकबोन हम लोग कहते हैं, बार बार इस बात को हम लोग क्लास में भी कई बार बोल चुके कि केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी हमारी बैकबोन है, और उस बैकबोन को हमें बहुत स्ट्रांगली पकड़ना होता है। और जिस बच्चे ने उसको अच्छे से पढ़ रखा होगा वो पूरा का पूरा वहीं से सॉल्व किया। हाँ, इस साल एक आपने नई चीज़ जरूर देखी, क्योंकि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अपने पास ऐसे आ गए जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का आया था, एनालिटिकल क्वेश्चन आ गया था, 2 क्वेश्चन 3 मिला है, प्रैक्टिकल का वो नया इस बार वाले सिलेबस में ऐड हुआ, वो न्यू सिलेबस का पार्ट था, तो उसके 3 क्वेश्चन हम लोगों के पास तो आए। ये एक अलग से आपको जो है इसके लिए पढ़ना, एफर्ट करना जरूरी तो है। एनालिटिकल केमिस्ट्री को भी हल्के में हाँ नहीं लिया हाँ, उसको आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को आप इजी नहीं ले सकते हैं, तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो सेगमेंट रहा है वो आपको ऐड ऑन लेना पड़ता है। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से किया होगा और एनसीईआरटी को रिवाइज करना, पढ़ना, क्लास को, टीचर की बात को आप 100% फॉलो करिए, और डेफिनेट है कि आपका सिलेक्शन होगा इसमें। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई बायो में कैसा गया होगा। हाँ, सर बायोलॉजी लोग में बताते हैं क्योंकि आधा तो जो मेन पार्ट तो सर बायोलॉजी है। देखिए बच्चों, बायोलॉजी में मैंने और आरिफ सर ने, आरिफ सर जूलॉजी के बारे में बताएंगे, मैं बॉटनी के बारे में बताऊंगा। मुझे ऐसा लगा कि पेपर पिछली बार की अपेक्षा सर थोड़ा सा बच्चे आसान तो बोल रहे हैं, थोड़ा सा हाँ पीछे है। आसान बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगा पेपर थोड़ा सा लेंदी तो है। अगर कोई बच्चा 12th की अपेयरिंग के साथ बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा लेंदी लगेगा। सर आप क्या बोलते हो? लगेगा, लेंदी लगेगा। और इन्होंने बड़ा कंफ्यूज किया है कि हम जो 5 फैमिलियाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, आपको क्वेश्चन मिला जो अलग से फैमिलियाँ एक इन्होंने मोनोडेल्फस का रखा है, वो एग्जांपल रखा है एक एग्जांपल रखा है कि मोनोडेल्फस का पूछ लिया एग्जांपल के तौर पे। वहाँ से लग रहा था क्वेश्चन ज़्यादा आने चाहिए थे। हाँ एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ आपके लोग? बिल्कुल, हाँ, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा सर। पेपर एनसीईआरटी। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो 100% मान के चलिए कि आपका अच्छा होना ही है बच्चों। इसमें पेपर इतना आसान तो मतलब जनरली आसान था ही, लेकिन मुझे बॉटनी में, अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो मुझे 1-2 क्वेश्चन, केवल 45 में से 2 क्वेश्चन ऐसे लगे जहां पे आप लोग थोड़ा सा फंस सकते थे। बाकी 43 क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ रखा है एनसीईआरटी तो मेरे ख्याल से आप स्कोर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे द टाइप ऑफ कंजर्वेशन in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care। देखिए इसमें ex situ कंजर्वेशन नहीं दिया हुआ था एनसीईआरटी में, तो बच्चे इस क्वेश्चन को, एक ये वाला क्वेश्चन जो मुझे लगा जहाँ पे बच्चों के फंसने के चांसेस रहे, और दूसरी गलती बच्चों ने किया है जहाँ पे फ्लावर का डायग्राम दिया हुआ था तो उसका आंसर पेरीगाइनस था, दोनों में पेरीगाइनस, यहाँ पे कंफ्यूज होने की संभावना थी। और एक क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ बॉटनी में, तो जहाँ पे इकोसिस्टम विद द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, व्हाट वुड बी द जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। देखिए बच्चा, अगर आप पिरामिड बनाते हैं तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा बेस पे होती है और उसके बाद चला जाता है कंज्यूमर लेवल पे। तो कंज्यूमर लेवल पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछी गई है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में मुझे थोड़ा अथॉरिटी को सही नहीं लगा। बाकी अगर देखा जाए तो बॉटनी में 43 क्वेश्चन मेरे ख्याल से अगर बच्चा सही से एनसीईआरटी पढ़ा है
तो हमारी कोचिंग में मेरे ख्याल से लगभग सारे बच्चों ने बॉटनी में 43 क्वेश्चन सही किए हैं। हमारी क्लास में लोग 43 मैक्सिमम 43, 44, 43, 44 बॉटनी में रहे हैं स्कोर 45 में से। केमिस्ट्री में 42, 44, 44 के केमिस्ट्री में भी अप्रॉक्स में बच्चों ने 44 का क्वेश्चन 44, सही। 44, फिजिक्स में भी सर 45 आप देखिए 35, 37, हाँ। 41 37, 31, 41, 42 ऐसे मारे फिजिक्स में भी। बहुत ही- लेकिन केमिस्ट्री में एक्सपोनेंशियली बच्चों ने बहुत अच्छा किया बहुत सर। अच्छा किया सर। बहुत अच्छा स्कोर मारा है। और बॉटनी 43 और जूलॉजी में तो मेरे ख्याल से हमारी कोचिंग में बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने पूरे मारे हैं सर। पूरे 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 आप जूलॉजी वाले सर 44, बताइए अरे सर आप बताइए कि जूलॉजी में और मेरे ख्याल से बॉटनी में सर कट ऑफ 2 क्वेश्चन के अलावा हाँ, कितना minimum? मैं सर 45 में से 43 दूंगा कि एक अच्छा बच्चा 43 स्कोर कर सकता है 43 क्वेश्चंस 45 में से। आप सर बताइए कितना जूलॉजी में रहेगा। असल में लास्ट टाइम पे जो था वो 47 क्वेश्चन जो आए थे वो सिंगल लाइनर क्वेश्चन नहीं थे, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, असर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स और क्या कहते हैं कितने स्टेटमेंट सही हैं कितने गलत हैं, इस टाइप से। लेकिन अब की बार इन्होंने करीब 8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं इसको। इस बार 55 सवाल हैं, एनसीईआरटी के बाहर नहीं गए हैं। पेपर को थोड़ा सा लेंदी करने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया है। क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज लंबा था क्या? हाँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज एनसीईआरटी ही रखी है, लेकिन हाँ मैचिंग के सवाल बढ़ा दिए हैं, जिससे ये होगी आपकी टाइम टेकिंग पेपर हो जाए। पेपर को लेंदी किया है और बिल्कुल एनसीईआरटी। हाँ, इसकी वजह से बच्चे फिजिक्स में जो बच्चे घबरा गए कि आखिरी में टाइम नहीं बच पाया, ये और ये पूरा पेपर एनसीईआरटी, एक भी लाइन जो है एनसीईआरटी के बाहर नहीं, सारा का सारा लाइन एनसीईआरटी। मतलब यही है, सब समझ बच्चों को समझना चाहिए कि एनसीईआरटी को आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार टीचर से उसको समझना है, सिंपल मतलब समझने है कि क्या कहनी चाह रही है एनसीईआरटी। और पेपर जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे लास्ट ईयर आया था, लेकिन जूलॉजी को थोड़ा सा इस बार उन्होंने क्या हल्का सा आसान किया है पिछले साल की तुलना में। बॉटनी को थोड़ा अपग्रेड कर दिया उन्होंने, बॉटनी में थोड़े फिगर बढ़ाए हैं उन्होंने इस बार, और फिगर पिछले साल तक कम थे, इस बार फिगर के सवाल काफ़ी ज़्यादा दे दिए हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है कि सिर्फ ये करने के लिए कि आप एनसीईआरटी में फोकस कितना कर रहे हो। हाँ, तो अब ये दिमाग में ये आना चाहिए कि एनसीईआरटी में कोई भी डायग्राम आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये एक्चुअल में जो है कि 42-43 क्वेश्चन बॉटनी से और इतने ही 42-43 क्वेश्चन जूलॉजी में अगर आपके जा रहे हैं तो करीब 340 प्लस अगर आपके बायो में है तो एक सेफ जोन है कि जिस वजह से आपका सिलेक्शन रुकना नहीं चाहिए। तो 340 से अगर हम बायो प्लस मान लें और 150 आप सर केमिस्ट्री में और विजुअल सर आप 130 प्लस बता रहे हैं, तो ये करीब 620 आ रहा है। तो 620 के आसपास, मतलब मैं समझता हूँ जिसके 620 प्लस बच्चों हैं वो एक सेफ जोन में 620 प्लस होंगे। आप ये भी मान सकते हैं जैसे 5-6 नंबर। हाँ, 10 मतलब 5 नंबर ऊपर या 10 हाँ, 10-5 नंबर ऊपर और 10-5 नंबर नीचे। 615 से लेकर के 625 तक। 625 तक 615 से लेकर बच्चे 625 के बीच में अगर आपकी 625 ऊपर मैं समझता हूँ सर बिल्कुल सिक्योर है बच्चा। हाँ, एकदम safe है। 625 प्लस में बच्चा एकदम सिक्योर है, और 615 से 625 वालों को मल्टीपल काउंसलिंग में अपना पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और एमबीबीएस मिल जाएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल मिल जाएगा। ये रहेगा। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि डिटेल एनालिसिस रहेगी। एक मैं छोटे वीडियो के साथ और आऊँगा जिसमें मैं आपको एक्चुअल कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, पीडब्ल्यूडी की, सबकी कट ऑफ, और कितने बच्चे इस बार बैठे हैं, उनका क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका एक वीडियो छोटा सा मैं बनाऊंगा, वो आपको कल तक मिलेगा। आज हमारी डिटेल एनालिसिस कोशिश यही थी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ कि आप लोग को प्रॉपर ये पता चल जाए कि कितने मार्क्स एटलीस्ट सब्जेक्ट में स्कोर करें ताकि आपका सिलेक्शन ना रुकने पाए। मैं समझता हूँ ओझा क्लासेस के बच्चों ने और टीचर्स ने हम लोगों के साथ साल भर जो मेहनत की और जो गाइडलाइन दी उसका। उसमें सर सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने जो लास्ट में पेपर्स कंडक्ट कराए, हाँ, पेपर बड़े important थे टेस्ट होते रहे, टेस्ट इवैल्यूएशन जो हमारा होता रहा, उसने बच्चों के अंदर बड़े चेंजेस लाए। क्योंकि जो पहले बच्चे एक टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे थे, बाद में फुल सिलेबस टेस्ट दिया, तो जब उनके शुरुआत के टेस्ट में मार्क्स गिरे, बाद में जब उनके मार्क्स इंप्रूव करने के लिए जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो उससे ही बच्चों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया। तो ये टेस्ट सीरीज का जो रेगुलर हम लोग टेस्ट लेते रहे, उससे भी बहुत फायदा हुआ। देखिए बच्चों, कोई भी संस्थान अपने टीचर से जाना जाता है। मैं हमेशा बोलूँगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे एम्स भारत में, आप बोलते हैं मैं एम्स से पढ़ना चाहता हूँ, तो एम्स बच्चों की वजह से बना है, ना कि एम्स एक एज ए इंस्टीट्यूट है। उससे भी अच्छी बिल्डिंग, उससे भी अच्छे वॉशरूम्स हर जगह अवेलेबल हैं, लेकिन एम्स केवल अपने शानदार बच्चों की वजह से जाना जाता है। उसी प्रकार से कोई भी कोचिंग संस्थान, मैं समझता हूँ वो टीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जिस भी जगह टीचर्स ने बच्चों के साथ, अगर बच्चा 100% चाहता है और टीचर भी 100% चाहता है, तो आप निश्चित रूप के मान के चलिए सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो एक अच्छी टीचिंग के साथ हमारी कोशिश रहती है, अच्छे संस्कार के साथ आपके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा की जाएं ताकि आप समाज में आप एक अच्छा योगदान दें। इसी के साथ मैं बच्चों को बोलूँगा कि सर हम लोग बच्चों को बोलेंगे कि बेस्ट विशेष देंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट बच्चों। गॉड और ब्लेस यू। सभी सब एक अच्छे डॉक्टर बने और देश में एक बड़ा योगदान दें। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट बच्चों। गॉड ब्लेस यू बेटा। गॉड ब्लेस यू।